स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल को बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो पूरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके मोबाइल फोन पर है। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में सड़क दुर्घटनाएं लगभग रोज होती है। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार सरकार की तरफ से कि अब बिहार में अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उनकी अब फ्री इलाज होगी। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के सरकार एक बड़ा और राहत देने वाला कदम उठाने जा रही है। खबर के मुताबिक अब सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी ताकि पैसे की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। यानी कि एक्सीडेंट के बाद पीड़ित को अस्पताल में इलाज कराने के लिए तुरंत पैसा देने की जरूरत नहीं होगी, सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि सरकार ने गुड सैमरिटन यानी कि मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए का बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर घायल को देख करके उसे अस्पताल पहुंचाता है तो सरकार उसे 25,000 रुपये का इनाम देगी। इसका मकसद ये है कि लोग डरे नहीं और समय पर घायल को अस्पताल पहुंचाएं। जी हाँ, क्योंकि कई बार लोगों की लापरवाही या फिर डर की वजह से घायल को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। कुल मिलाकर के ये योजना बिहार में सड़क हादसों के बाद जल्दी इलाज और लोगों की जान बचाने के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है। दोस्तों अब जो खबर आपको बताने जा रहे हैं ये बिहार से नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के देवरिया से ये खबर है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक मजार को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर एक हिंदू महिला आकर के रोने लगी है। जी हाँ, वो रो करके बोल रही है कि आखिर इस मजार को मत तोड़िए, जी हाँ, क्योंकि मेरी इसमें आस्था है। इस महिला का नाम है रानी तिवारी। जिस मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वहीं अब रानी तिवारी पहुंची है और वहां का हाल देख करके भावुक हो गई है, रो रही है। उनका कहना है कि ये मजार उनके लिए बहुत खास है क्योंकि यहीं की मन्नत से उन्हें बेटा हुआ था। रानी तिवारी ने बताया है कि पहले वे कई साल तक संतान को लेकर के परेशान थी। इसके बाद उन्होंने इस मजार पर मन्नत मांगी और दुआ की थी। जब उनका कहना है कि मन्नत पूरी होने के बाद उनका बेटा हुआ, इसलिए वे इस जगह को आस्था से जोड़ करके देखती है। इसी कारण जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर बुलडोजर चला है तो फिर वे खुद वहाँ पहुँच गई और फिर अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस घटना के बाद मामला धार्मिक और राजनीतिक रंग भी ले सकता है क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई के बाद पहले से ही लोगों में नाराजगी थी और अब रानी तिवारी के बयान से ये मुद्दा और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। दोस्तों बिहार के जमीन मालिकों के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी दी है जिससे बिहार के लाखों जमीन मालिकों को फायदा मिलेगा। अब जमीन से जुड़े हुए काम जैसे कि दाखिल खारिज, जमाबंदी, रजिस्ट्री और फिर नापी जैसी प्रक्रियाएं पहले से ज़्यादा आसान और तेज होने वाली है। यह खबर के अनुसार सरकार का फोकस है कि जमीन मालिकों को बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े और उसका काम समय पर हो जाए। इसीलिए विभाग ने नए निर्देश और फिर व्यवस्था लागू करने की बात कही है। इससे जमीन विवाद कम होंगे और फिर आम लोगों को भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के सरकार के इस फैसले से जमीन मालिकों को बड़ी मदद मिलेगी और जमीन से जुड़ा काम अब ज़्यादा पारदर्शी और फिर सरल तरीके से आगे बढ़ेगा। दोस्तों बिहार के लिए एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है जिसे विराट रामायण मंदिर के नाम से जाना जा रहा है। इस भव्य मंदिर की खास बात यह है कि इसमें कुल 18 शिखर बनाए जा रहे हैं और ये मंदिर अपने आकार, डिज़ाइन और भव्यता के कारण देश की ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। खबर के अनुसार इस मंदिर में बहुत जल्द एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। जब बताया जा रहा है कि 4 दिन बाद 210 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना होने वाली है। ये शिवलिंग इतना भारी और बड़ा है कि इसे लाने और स्थापित करने की प्रक्रिया भी बेहद खास तरीके से की जा रही है। इस शिवलिंग को देखने और फिर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की उम्मीद है। जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण बिहार के धार्मिक और फिर पर्यटन क्षेत्र के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जब मंदिर बनने के बाद यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक और फिर श्रद्धालु आएंगे जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और फिर विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर के विराट रामायण मंदिर बिहार की पहचान को और मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट
करके जरूर बताइएगा। आप बताइए कि बिहार में इस मंदिर के बन जाने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है या नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैसला सामने आया है। खबर के मुताबिक नीतीश सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए मंत्रियों को अब दो सरकारी बंगले रखने की अनुमति दे दी है। यानी कि अब मंत्री चाहे तो एक नहीं बल्कि 2 सरकारी आवास रख सकेंगे। इस फैसले को लेकर के राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और इसे लेकर के चर्चा होने लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने सिर्फ मंत्री को ही नहीं बल्कि 15 विधायकों को भी विशेष छूट दी है। मतलब कुछ चुनिंदा विधायकों को भी 2 सरकारी बंगले रखने की सुविधा दी गई है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि कई मंत्रियों और फिर विधायकों को सरकारी काम, दफ्तर और सुरक्षा व्यवस्था के कारण अतिरिक्त आवास की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष इसे आम जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जनता की समस्याएं बड़ी है तब नेताओं के लिए ऐसी सुविधा बढ़ाना सही नहीं है। जहाँ वहीं पर सरकार समर्थक इसे प्रशासनिक जरूरत और फिर व्यवस्था से जोड़ करके देख रहे हैं। कुल मिलाकर के ये फैसला अब बिहार की सियासत में बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिन्हें बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी माना जा रहा है। खबर के मुताबिक नीतीश कैबिनेट ने विकास, रोजगार और फिर जनहित से जुड़े हुए कई प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी है। जिससे बिहार में योजनाओं को तेज गति मिलेगी और आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जहाँ कैबिनेट के फैसले में खासतौर पर नौकरी, सड़क, बिजली, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे पर फोकस किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि योजनाएं सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि तेजी से जमीन पर उतरे। इसी वजह से कई विभागों में नई व्यवस्था और नई मंजूरी दी गई है। वहीं पर कुल मिलाकर के इन फैसलों से बिहार में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और फिर जनता को सरकारी सुविधाएं पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज अब सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि सियासत का बड़ा मंच बन गया है। खबर के मुताबिक आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव दही चूड़ा के बहाने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के घर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि इसे आरजेडी के अंदर चल रही खींचतान और फिर बिहार में बदलते सियासी समीकरणों से जोड़ करके देखा जा रहा है। जहाँ रिपोर्ट्स के अनुसार तेज प्रताप यादव के पहुंचने पर विजय कुमार सिन्हा ने उनका स्वागत किया और फिर बातचीत भी हुई। इसी दौरान तेज प्रताप यादव को एनडीए की तरफ से खुला न्योता भी मिलने की चर्चा है। यानी कि संकेत दे दिए गए हैं कि अगर वे चाहे तो फिर एनडीए के साथ आने का रास्ता खुला है। जहाँ इसी वजह से ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले से ही कई बार पार्टी लाइन से अलग बयान देते रहे हैं। कुल मिलाकर के दही चूड़ा भोज के बहाने हुई ये मुलाकात बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दे रही है। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि क्या ये सिर्फ त्यौहार की मुलाकात थी या फिर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब एक नई चर्चा तेजी से उठ रही है कि नीतीश युग के बाद बिहार का अगला नेता कौन होगा। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नेतृत्व को लेकर के सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति में जो जगह खाली होगी उसे भरने के लिए 4 बड़े दावेदार मैदान में नजर आ रहे हैं और चारों का अपना अपना टारगेट है। जहाँ रिपोर्ट्स के अनुसार पहला बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है जो खुद को बिहार के युवा नेता के तौर पर स्थापित करने में लगे हैं। उनका टारगेट है महागठबंधन को मजबूत करके सत्ता में वापसी की जाए और आरजेडी को फिर से बिहार की सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। दूसरा नाम सम्राट चौधरी का चर्चा में है जिन्हें बीजेपी की तरफ से बिहार में बड़े नेतृत्व के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका टारगेट है कि एनडीए के अंदर अपनी पकड़ मजबूत की जाए और फिर बिहार में बीजेपी की कमान अपने हाथ में ली जाए। तीसरे दावेदार के तौर पर चिराग पासवान का नाम लिया जा रहा है जो बिहार में अपना जनाधार बढ़ा करके खुद को अगला बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश में है। उनका फोकस युवा वोटरों और फिर दलित वोट बैंक पर है। जब वहीं पर चौथा नाम प्रशांत किशोर से जोड़कर जुड़ा बताया जा रहा है जो जनसुराज के जरिए बिहार में नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करना चाहते हैं। उनका टारगेट पारंपरिक राजनीति से अलग हट करके जनता में सीधा भरोसा बनाना है और फिर सिस्टम बदलने की बात को मजबूत करना है। कुल मिलाकर के बिहार में अब सिर्फ सियासत सिर्फ चुनाव तक नहीं रह गई है बल्कि ये लड़ाई अब नेतृत्व की बन चुकी है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश युग के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी और इन चार दावेदारों में से कौन सबसे मजबूत बनकर के उभरेगा। आप ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन चारों दावेदारों में से सबसे मजबूत दावेदार कौन है, कौन बिहार का नेतृत्व आने वाले समय में कर सकता है।
दोस्तों बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव को लेकर के चर्चाएं फिर से तेज हो गई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। जहां लोग अब यही सोच रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव के मन में चल क्या रहा है और वह आगे क्या करने वाला है। खबर के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने बीजेपी में जाने पर सीधा हाँ या ना नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है और समय आने पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसी वजह से अब चर्चा होने लगी है कि खरमास के बाद कोई बड़ा खेला हो सकता है क्या और बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं क्या। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप यादव पिछले कुछ समय से अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी वे अपने बयान से आरजेडी के अंदर हलचल मचा देते हैं तो कभी दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात करते दिखते हैं। जब उनके इस बयान के बाद सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि क्या वे सच में कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति में है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के अक्सर कहा जाता है कि वे चुनावी राजनीति में बड़े बड़ों को चौंका देती है। इसी को लेकर के खबर में दावा किया गया है कि कई बार मोदी भी दीदी के आगे फेल हो जाते हैं और यहाँ तक कि चाणक्य जैसी रणनीति भी बंगाल में काम नहीं कर पाती है। सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी का वो कौन सा सियासी ब्रह्मास्त्र है जो उन्हें इतना मजबूत बनाता है। जब पहली बड़ी वजह ममता बनर्जी की ज़मीनी पकड़ और जनता से सीधा जुड़ाव माना जाता है। वह खुद को आम लोगों की नेता के तौर पर पेश करती है और हर चुनाव में बंगाल की बेटी वाला इमोशनल कनेक्शन बनाती है। साथ ही साथ टीएमसी का बूथ लेवल नेटवर्क की काफ़ी मजबूत है जो गांव-गांव तक एक्टिव रहता है और फिर चुनाव के समय पूरी ताकत से काम करता है। दूसरी बड़ी ममता बनर्जी की रणनीति है वो चुनाव में मुद्दों को इस तरह घुमा देती है कि मुकाबला राष्ट्रीय बनाम बंगाल हो जाता है। वह बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगा करके बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलती है या यही उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जैसे वे अपने वोट बैंक को एकजुट कर लेती है और फिर विपक्ष को कड़ी टक्कर देती है। दोस्तों प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बिहार की राजनीति में एक बड़ा झटका लगा है। खबर के मुताबिक भोजपुरी सिंगर और नेता रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जब रितेश पांडे ने कहा है कि पार्टी में जिस तरह से कामकाज चल रहा है उस माहौल में उनके लिए आगे काम करना मुश्किल हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्तीफा देते समय रितेश पांडे ने साफ कह दिया है कि वे जनता के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन संगठन के अंदर कुछ चीजें उनकी सोच के मुताबिक नहीं चल रही थी। इसी वजह से उन्होंने जनसुराज पार्टी से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद बिहार की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। जहां कुल मिलाकर के ये इस्तीफा जनसुराज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल में किसी बड़े चेहरे का साथ छोड़ना पार्टी की छवि और फिर रणनीति पर असर डाल सकता है। अब सबकी नज़र इस पर है कि रितेश पांडे आगे किस दल के साथ जाते हैं या फिर राजनीति से दूरी बनाते हैं। दोस्तों दरभंगा राज को लेकर के एक बार फिर से लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है। लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। खबर के मुताबिक महारानी के निधन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि दरभंगा राज की जायदाद और विरासत अब किसको मिलेगी, क्योंकि दरभंगा राज को भारत के सबसे अमीर राजघरानों में गिना जाता रहा है और इसकी संपत्ति, जमीन, जायदाद और फिर राजवंश की कहानी हमेशा चर्चा में रहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार दरभंगा राज सिर्फ अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने दान पुण्य के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। जब बताया जाता है कि इस राजघराने ने धार्मिक और फिर सामाजिक कामों में बड़े स्तर पर दान दिया है और इसी में 600 किलो सोना दान करने वाली बात भी काफ़ी मशहूर है। लोग यही जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति और फिर इतिहास वाले दरभंगा राज की आज की संपत्ति कितनी है और इसका असली वारिस कौन होगा। खबर में कहा गया है कि दरभंगा राज के पास आज भी बड़ी मात्रा में जमीन, संपत्तियां और फिर कई संस्थाओं का नियंत्रण बताया जाता है। ऐसे में महारानी के जाने के बाद विरासत को लेकर के परिवार के अंदर वारिस का नाम और फिर अधिकार को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। कुल मिलाकर के ये मामला सिर्फ परिवार की संपत्ति का नहीं बल्कि बिहार के इतिहास और फिर सबसे चर्चित राजघरानों की विरासत से जुड़ी हुई कहानी बन चुकी है। दोस्तों बिहार की राजनीति में दही चूरा भोज के बहाने बड़ा सस्पेंस बन गया है। जब खबर के मुताबिक इस कार्यक्रम में कांग्रेस के 6 विधायक नजर नहीं आए, जिसके बाद उन्हें लेकर के गायब होने की चर्चा तेज हो गई है। इसी वजह से सियासी गलियारों में इसे एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के विधायक एक साथ कार्यक्रम से गायब हैं। इसका मतलब पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस टूट रही है। जेडीयू ने दावा किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान चल रही है और फिर कुछ विधायक
दूसरी तरफ जाने की तैयारी में हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी साफ पुष्टि नहीं की गई है कि विधायक कहां हैं और क्यों नहीं आए, लेकिन 6 विधायक की गैर मौजूदगी में ने बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई कांग्रेस में बड़ा खेला होने वाला है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को लेकर के बड़ा और साफ फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर अधिकार अपने आप नहीं मिल सकते, यानी कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने के आधार पर वे रेगुलर कर्मचारी जैसी सुविधाएं, वेतनमान और फिर अस्थायी लाभ नहीं मांग सकते। कोर्ट का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और फिर नियमित सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति प्रक्रिया अलग होती है, जहाँ रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती नियमों और फिर अस्थायी पदों पर होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को तय समय और फिर तय शर्तों पर रखा जाता है। इसलिए दोनों को एक जैसे मानकर बराबर सुविधाएं देना नियमों के खिलाफ होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और उन्हें उनके काम के हिसाब से उचित वेतन और सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बराबर अधिकार देना कानूनी रूप से सही नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, घर बनाने वालों के लिए सच में खुशखबरी सामने आई है। खबर के मुताबिक हाल के दिनों में सरिया और फिर सीमेंट के दाम में गिरावट देखी गई है, जिससे कंस्ट्रक्शन का खर्च कम होगा और फिर जो लोग घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं उसके लिए ये समय फ़ायदेमंद बन सकता है। खास करके RCC का काम यानी कि छत ढलाई में सरिया की वजह से जो खर्च ज़्यादा आता है उसमें राहत मिलेगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरिया का रेट अलग अलग शहरों में अलग अलग है, लेकिन आमतौर पर ये 51,000 से 58,000 प्रति टन के आसपास बताया जा रहा है। यहाँ पर सीमेंट 50 kg की बोरी कई जगह 330 से 400 रुपये की रेंज में मिल रही है, यानी कि जिन लोगों को अभी सरिया सीमेंट खरीदना है उनके लिए मार्केट में थोड़ी राहत का माहौल है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि रेट हर शहर और फिर डीलर के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसलिए खरीदारी करने से पहले अपने इलाके में 2 से 3 दुकानों से रेट जरूर चेक करें और ISI मार्क, मैन्युफैक्चरिंग डेट और ब्रांड पर ध्यान दें ताकि सस्ता लेने के चक्कर में क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर के यात्रियों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन में यात्रियों को सिर्फ तेज और फिर आरामदायक सफर नहीं मिलेगा, बल्कि कंफर्म टिकट सिस्टम को भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा, यानी कि लोगों को वेटिंग और कंफ्यूजन वाली परेशानी कम होगी। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इसमें VIP कल्चर भी खत्म किया जाएगा, मतलब सीट और सुविधाओं में कोई भेदभाव नहीं रहेगा और नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। खबर के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली है। इसमें आरामदायक स्लीपर कोच, साफ सुथरे टॉयलेट, बेहतर लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, CCTV कैमरे और सुरक्षा के लिए हाईटेक सिस्टम जैसी सुविधाएं दी जाएगी। सफर के दौरान झटके कम होंगे और फिर ट्रेन की स्पीड भी ज़्यादा होगी, जिससे यात्रा कम समय हो जाएगा। वहीं पर कुल मिलाकर के वंदे भारत स्लीपर ट्रेन उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और फिर चाहते हैं कि कम समय में आराम से सफ़र पूरा हो। वहीं पर नई सुविधाओं और फिर बेहतर टिकट व्यवस्था के कारण ये ट्रेन आने वाले समय में देश की रेलवे व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। दोस्तों, भागलपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। खबर के मुताबिक भागलपुर जिले में 9 नए अस्पताल बनाए जाएंगे, जिससे अब लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और घर के आसपास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। जहाँ इससे खास करके गांव देहात के मरीजों को सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी। वहीं पर इन नए अस्पतालों के बनने से जिले में इलाज की व्यवस्था मजबूत होगी। मरीजों को समय पर डॉक्टर, दवाइयाँ, जाँच और फिर प्राथमिक इलाज की सुविधा मिल पाएगी। अभी कई बार मरीजों को बड़े इलाज के लिए भागलपुर शहर या फिर दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, जिससे समय और फिर पैसा दोनों ज़्यादा खर्च होता है। कुल मिलाकर के नए अस्पताल बनने से भागलपुर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी, मरीजों की परेशानी कम होगी और फिर जिले के लोगों को समय पर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। दोस्तों, पटना मेट्रो को लेकर की एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर का काम फिलहाल रुक गया है, जिस वजह से निर्माण की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। जब बताया जा रहा है कि कुछ जरूरी कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए काम लटक गया है। खबर में बताया गया है कि अंडरग्राउंड कॉरिडोर का काम रुकने के पीछे अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीवर लाइन और दूसरी जमीन के नीचे मौजूद सुविधाएं से जुड़ी हुई दिक्कतें भी एक कारण बन सकती है। इसी वजह से कई जगहों पर खुदाई और फिर निर्माण को लेकर के प्रशासन और फिर नगर निगम की तरफ से सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था खराब ना हो। कुल मिलाकर के पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट शहर के लिए बहुत बड़ा है, जहाँ लेकिन अंडरग्राउंड हिस्से में
तकनीकी और फिर व्यवस्था की वजह से काम लटक रहा है। जब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही समस्या दूर होगी और फिर निर्माण कार्य दोबारा शुरू रफ्तार पकड़ेगा। दोस्तों, तेज प्रताप यादव के दही चूरा भोज ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। खबर के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने सिर्फ अपने परिवार या फिर आरजेडी को ही नहीं बल्कि जेडीयू के मंत्रिमंडल को भी अपने कार्यक्रम का न्योता भेजा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के घर में सेंध की तरह देखा जा रहा है और चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप यादव कोई बड़ा सियासी संदेश देना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तेज प्रताप यादव का ये कदम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आरजेडी के अंदर पहले से ही पारिवारिक और फिर राजनीतिक खींचतान की बातें चल रही है। ऐसे में जेडीयू मंत्रियों को न्योता भेजना राजनीतिक रूप से बड़ा संकेत माना जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग होकर के नई राह बनाने की तैयारी में हैं या फिर ये सिर्फ चर्चा में रहने की रणनीति में है। दोस्तों, बिहार में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार अब मुंबई पुणे मॉडल की तरह एक्सप्रेस वे की बनाने की तैयारी कर रही है। खबर के अनुसार बिहार में नए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट लाए जाएंगे ताकि सफर तेज हो और फिर लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले। इससे बिहार के कई जिलों को बड़ा फायदा हो सकता है और फिर यात्रा का समय भी काफ़ी कम हो जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस एक्सप्रेस वे पर गाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। लेकिन इसके साथ ही एक बात ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग इतनी तेज स्पीड और फिर बेहतर सुविधा वाली सड़क पर सफ़र करेंगे उन्हें ज़्यादा टोल देना पड़ सकता है, यानी कि एक्सप्रेसवे की सुविधाओं के हिसाब से टोल दर तय की जाएगी। कुल मिलाकर सरकार का मकसद है कि बिहार में हाई स्पीड रोड सिस्टम बने जिससे व्यापार, निवेश और फिर रोजगार बढ़े। हालांकि ज़्यादा टोल को लेकर के आम लोगों में सवाल भी उठ सकते हैं। इसलिए देखना होगा कि सरकार आगे क्या नियम और फिर दर तय करती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब जातीय समीकरण और सामाजिक इंजीनियरिंग को लेकर के बहस तेज हो गई है। खबर के मुताबिक सांसद पप्पू यादव ने राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी और दलित समाज को लेकर के एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने शादी को लेकर के आरक्षण तक की बात छेड़ दी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है और दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव ने कहा कि समाज में बराबरी और एकजुटता के लिए जाति की दीवार तोड़नी होगी और अलग अलग समाजों में आपसी रिश्ते, मेलजोल बढ़ाना जरूरी है। जब उन्होंने सामाजिक इंजीनियरिंग की बात करते हुए ये दिखाने की कोशिश की है कि बिहार में आगे वही राजनीति चलेगी जो सभी वर्गों को साथ लेकर के चले। जब वहीं पर आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है जिस पर विरोधी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बयान पर गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव को घेरते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए समाज को बांटने की कोशिश है। जब बीजेपी नेता का कहना है कि कुछ लोग चुनावी फायदा उठाने के लिए जाति और फिर आरक्षण का मुद्दा उछालते हैं। अब इस बयानबाजी के बाद मामला और गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बिहार में सियासी बहस और तेज होने वाली है। दोस्तों, अब गांव की सड़कें भी 2 लाइन की होने वाली है बिहार में। जी हां, बिहार की गांव की सड़कें भी अब 2 लाइन की होगी। जैसे कि आपको पता है कि गांव में सिंगल लाइन ही होती है ज़्यादातर, लेकिन अब गांव के बीच से भी 2 लाइन की सड़कें बनाई जाएगी। यानी कि जो सड़क बन गए हैं उसको चौड़ीकरण किया जाएगा और जो नहीं बने हैं कुछ कुछ जगहों पर 2 लाइन की भी बनाई जाएगी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसमें से किशनगंज भी शामिल है। जब किशनगंज के कई गाँव को भी इस तरह से चौड़ीकरण किया जाएगा, 2 लाइन का बनाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि बिहार की ग्रामीण सड़कों को अब और बेहतर बनाया जाएगा। 7 निश्चय पार्ट 3 योजना के तहत बिहार की ग्रामीण सड़कों को चरणबद्ध तरीके से 2 लेन का किया जाएगा। ये जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा कि इससे गांव की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी। जहां अशोक चौधरी ने बताया है कि पिछले 20 सालों में बिहार ने ग्रामीण सड़क निर्माण में नया कीर्तिमान बनाया है। गाँव से शहरों की दूरी काफी कम हुई है। अब गाँव से गाँव तक पहुंचना भी आसान हो गया है। ग्रामीण सड़कें बिहार के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है। मंत्री ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत उन सड़कों को चिन्हित किया जा रहा है जो प्रखंड, अनुमंडल और फिर जिला मुख्यालय को राज्य और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है। इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर 2 लेन में बदला जाएगा। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण से किसानों को बड़ा फायदा मिला है, जबकि फसलों को अब आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। जब ग्रामीणों को बेहतर दाम मिल रहे हैं, जैसे शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी आसान हो गई है। अशोक चौधरी ने बताया है कि बीते 20 सालों में बिहार की 1,20,876 बसावटों को सड़क संपर्क मिला है। इसमें 1,19,915 किलोमीटर पक्की 12 सड़कें बनाई गई है। साथ ही साथ 2750 पुलों का निर्माण भी किया गया है। जब उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और फिर 25-26 में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और फिर प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 18,166 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनकी कुल लंबाई करीब 30,965 किलोमीटर
किलोमीटर है। दोस्तों किशनगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रही है। जी हाँ, डालमिया सीमेंट तो आपने नाम सुना होगा, उसी कंपनी की फैक्ट्री यहाँ पर किशनगंज में लगेगी। यानी कि डालमिया सीमेंट अब किशनगंज में ही तैयार होगी। यह किशनगंज के ठाकुरगंज में ये फैक्ट्री ग्राइंडिंग यूनिट लगने वाली है, जहां पर 550 करोड़ रुपए का निवेश होगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को अभी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश की प्रमुख सीमेंट कंपनियों में शामिल डालमिया सीमेंट अब यहां पर अपना नया ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रही है। डालमिया सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड ने गोथरा मौजा में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी यानी कि TOR के लिए आवेदन कर दिया है। इस यूनिट के लगने से पूरे सीमांचल क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। जब प्रस्तावित सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की उत्पादन क्षमता सालाना 30 लाख टन यानी कि 3 मिलियन TPA होगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 550 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया जाएगा। ये आधुनिक प्लांट गोथरा मौजा में करीब 53.36 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर क्लिंकर को पीस करके उच्च गुणवत्ता का सीमेंट तैयार किया जाएगा, जिसमें PPC यानी कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, PSP यानी कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और अन्य पर्यावरण अनुकूल सीमेंट उत्पाद शामिल होंगे। यह डालमिया भारत लिमिटेड देश की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, जिसकी मौजूदा उत्पादन क्षमता करीब 49 से 50 मिलियन टन प्रति वर्ष है। अब किशनगंज में इस नई यूनिट के साथ कंपनी उत्तर पूर्व और फिर पूर्व भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बढ़ती जरूरत को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। प्लांट के निर्माण के दौरान सैकड़ों लोगों को काम मिलेगा। वहीं पर संचालन शुरू होने के बाद दर्जनों लोगों को अस्थायी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा स्थानीय ट्रांसपोर्ट दुकानदारों, सप्लायर और फिर सर्विस सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। कंपनी द्वारा स्किल डेवलपमेंट और फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाने की संभावना है, जिससे युवाओं को तकनीकी कामों में दक्ष बनाया जाएगा। यह ठाकुरगंज में डालमिया सीमेंट की ये ग्राइंडिंग यूनिट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होगी, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के औद्योगिक विकास की नई शुरुआत मानी जा रही है। यह सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में 550 करोड़ का निवेश ये साबित करता है कि अब बड़े उद्योग भी यहाँ पर निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। जहाँ स्थानीय लोगों और फिर जनप्रतिनिधियों में इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफी उत्साह देखा जा रहा है। जब लोगों को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, पलायन कम होगा और किशनगंज औद्योगिक नक्शे पर मजबूती से उभरेगा। कुल मिलाकर के डालमिया सीमेंट की ये नई यूनिट किशनगंज और फिर पूरे सीमांचल के लिए विकास, रोजगार और फिर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किशनगंज में ऐतिहासिक खगरा मेला का भव्य शुभारंभ हो गया है। जी हाँ, अगर आप भी खगरा मेला आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस बार भी हर साल की तरह लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि खगरा मेला हर साल सिमटता जा रहा है, हर साल इसका दायरा कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि खगरा मेला का नामो निशान मिट जाएगा किशनगंज से, क्योंकि इसका अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। जहाँ धीरे धीरे इनकी जमीनों पर बिल्डिंग बन रही है, जहाँ पर लोग आकर के खरीदारी करते थे और सामान बेचते थे, दुकान लगाते थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती जा रही है। जहाँ खगरा मेला का अब मैदान है वो बहुत ही छोटी रह गई है। जैसे कि आपको पता है कि खगरा मेला हमारे किशनगंज का धरोहर है और हमारी संस्कृति की पहचान है। जहाँ 1883 से चलती आ रही खगरा मेला अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इसको लेकर के बोलने को लेकर के कोई भी तैयार नहीं है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में ऐतिहासिक खगरा मेला का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां जिला पदाधिकारी विशाल राज, किशनगंज जिला परिषद अध्यक्ष रुकैया बेगम, MGM मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार सह रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर इच्छित भारत समेत कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जला करके और फीता काट करके मेले का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मेला संयोजक सुबीर कुमार और फिर बबलू साहब भी मौजूद रहे। किशनगंज का ऐतिहासिक खगरा मेला आज भी अपनी परंपरा और पहचान को बचाने की जद्दोजहद लड़ रहा है। कभी ये मेला पूरे सीमांचल ही नहीं बल्कि एशिया के बड़े मेलों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ इसका दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। जो खगरा मेला कभी सैकड़ों एकड़ में फैला होता था, आज वह महज कुछ एकड़ में सिमट करके रह गया है। ये सिर्फ जमीन का सिमटना नहीं है, बल्कि किशनगंज की सांस्कृतिक विरासत का धीरे धीरे खो जाना है।
खगरा मेला की शुरुआत 1883 में खगरा स्टेट के नवाब सैयद अता हुसैन ने की थी। उस दौर में ये मेला रोजगार, व्यापार और फिर सामाजिक मेल जोल का बड़ा केंद्र हुआ करता था। जहाँ पशु व्यापार के लिए ये मेला सोनपुर के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता था। दूर दराज के इलाकों से व्यापारी यहाँ पर आते थे। उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक के लोग अपने पशु और फिर सामान बेचने के लिए यहाँ पर खगरा मेला पहुँचते थे। जहाँ उस समय मेला करीब 1800 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैला होता था। लेकिन आज हालात बिल्कुल भी बदल चुके हैं। खगरा मेला की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। जहां कभी झूले, पशुओं की मंडी, दुकानों की लंबी कतारें और भीड़ नजर आती थी, वहां अब बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई है। जहां सरकारी जमीनें होने के बावजूद इस पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जहां कई हिस्सों में अस्थायी निर्माण कर लिया गया है, जिससे मेला क्षेत्र लगातार छोटा होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले खगरा मेला पूरे शान और भव्यता के साथ लगता था, जहाँ कई किलोमीटर तक मेला फैला रहता था। लेकिन अब हालात ये है कि मेला सिर्फ 4-5 एकड़ में सिमट करके रह गया है। दोस्तों, कोचाधामन प्रखंड के कमलपुर पंचायत में छात्रों के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के छात्रावास का लाभ आज तक बच्चों को नहीं मिल पाया है। जब +2 कारकुन लाल हाई स्कूल अल्ताहाट परिसर में स्थित ये 52 बेड का बालिका छात्रावास साल 2020 से अब तक शुरू नहीं हो सका है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का उद्देश्य दूर दराज के गाँव से आने वाली छात्रों को रहने की सुविधा देना था, ताकि उन्हें रोजाना 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़े। लेकिन हकीकत यह है कि छात्रावास बनने के बाद भी छात्राएं इसका उपयोग नहीं कर पा रही है। जानकारी के मुताबिक ये छात्रावास कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए बनाया गया था। जहाँ आसपास के दर्जनों गांव से हर दिन लड़कियां स्कूल पढ़ने आती है। जहाँ लंबी दूरी और फिर खराब सड़क व्यवस्था के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने छात्रावास निर्माण की योजना बनाई थी, ताकि छात्राएं सुरक्षित माहौल में रह करके पढ़ाई कर सके। इस छात्रावास का निर्माण तत्कालीन विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के कार्यकाल में किया गया था और उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान इस भवन में सुरक्षा बलों को ठहराया गया। तब से अब तक ये छात्रावास सैनिकों का अस्थायी निवास बना हुआ है। तब कोरोना काल खत्म होने के बाद भी इसे खाली करके छात्रों को नहीं सौंपा गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जहाँ कमलपुर पंचायत के मुखिया अबू सलमान ने बताया कि छात्रावास में अब तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना तो बेड लगाए गए हैं, न ही वार्डन की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा रसोई, खाना बनाने की व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड और साफ सफाई कर्मी जैसे जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी गई है। ऐसे में अभिभावक भी अपनी बेटियों को छात्रावास में रखने से हिचकिचा रहे हैं। जब मुखिया ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि छात्रावास का चालू किया जा सके। वहीं पर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने दूर दराज के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये छात्रावास बनवाया था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, सीमांचल वासियों के लिए चिंता की खबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ही राज्य बिहार में आज भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी कहकर के पीटा जा रहा है। जब कटिहार जिले से आई ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए शर्मनाक सवाल खड़े करती है। जब कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र में एक मेहनतकश बर्तन फेरी वाले अकमल हुसैन के साथ जो हुआ, उसने इंसानियत को झकझोर करके रख दिया है। अकमल हुसैन बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन सिर्फ उनकी बोली और पहनावे के कारण 2 लोगों ने उन्हें बाहरी और बांग्लादेशी कहकर के बेरहमी से पीटा है। यह घटना 11 जनवरी की शाम करीब 5 बजे की है। अकमल समेली चौक के चकला गांव में रोज की तरह बर्तन बेच रहे थे। तभी साइकिल से आए 2 युवक वहां पर पहुंचे। जब बिना किसी कारण उन्हें अकमल को गाली देना शुरू कर दिया कि तू बांग्लादेशी है, बाहरी है, ऐसे शब्द कहकर के अपमान किया। इसके बाद लाठी से जम करके पिटाई भी की गई। इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान हमलावरों ने अकमल की जेब से 12,000 रुपए भी छीन लिए। यही नहीं, उन्होंने बेहद गंदी सोच दिखाते हुए कहा कि फेरी वाले बांग्लादेशी यहां आकर के महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। सोचिए, बिना किसी सबूत, बिना किसी सच के एक भारतीय नागरिक पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जब अकमल हुसैन की आंखों में आंसू है, शरीर पर चोट के निशान है और दिल में अपमान का दर्द,
एक गरीब युवक जो कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करता है और आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। इस घटना पर सहरसावादी विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सगीर ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं का बदला बिहार के गरीब मुसलमानों से लिया जा रहा है। सिर्फ उनकी बोली में बंगाली लहजा होने के कारण उन्हें बांग्लादेशी समझ लिया जाता है। यह बेहद खतरनाक सोच है। वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने भी पीड़ित परिवार से मिल करके इसे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना बताया है। दोस्तों, किशनगंज जिले के लिए 14 और 15 जनवरी 2026 का दिन खास होने जा रहा है। यह किशनगंज जिले का 36वां स्थापना दिवस, मकर संक्रांति महोत्सव और फिर खगरा मेला महोत्सव इस बार एक साथ भव्य रूप से मनाया जाएगा। 2 दिवसीय ये आयोजन शहीद अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम खगरा में आयोजित होगा, जहां पर जिले की सांस्कृतिक विरासत और फिर प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जहां महोत्सव का शुभारंभ 14 जनवरी को सुबह 11 बजे किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सबसे पहले जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे, जब बच्चों के नृत्य, गीत, नाटक और फिर लोक कला के कार्यक्रम दर्शकों को खूब आकर्षित करेंगे। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा, जिससे जिले की प्रतिभा को नई पहचान मिल सके। स्थानीय कलाकारों के चयन की प्रक्रिया 12 जनवरी को पूरी हो कर ली गई है, जिसमें करीब 60 कलाकारों का चयन हुआ है। ये सभी कलाकार 14 और 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। चयनित कलाकारों में लोक गायक, नर्तक, कवि, नाटक कलाकार और फिर पारंपरिक कला से जुड़े हुए लोग शामिल है। इससे सीमांचल की सांस्कृतिक झलक मंच पर देखने को मिलेगी। तो वहीं पर 14 जनवरी की शाम कार्यक्रम और भी खास होने वाला है। इस दिन स्टैंड अप कॉमेडियन सौरभ कुमार दर्शकों को हंसाने के लिए मंच संभालेंगे। वहीं पर मशहूर गजल गायक कुमार सत्यम अपनी मधुर आवाज से समा बांधेंगे। इसके अलावा कवित्री डॉक्टर तिष्या श्री अपनी रचनाओं से लोगों को भावुक करेंगी। जब 15 जनवरी को भी दिन में बच्चों और फिर चयनित स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम होंगे। शाम के सत्र में मशहूर गायिका नीलोफर शबनम, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर जॉली मुखर्जी और स्टैंड अप कॉमेडियन भी अपनी शानदार प्रस्तुतियां देंगे। इससे दूसरे दिन का कार्यक्रम भी मनोरंजन से भरपूर रहेगा। यह कार्यक्रम का संचालन एंकर तानिया सिन्हा और फिर शैलेश कुमार करेंगे, जो दर्शकों को पूरे कार्यक्रम से जोड़े रखेंगे।